नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोबल एग्ज़ाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के स्टैटिकल ऑफिसर में जो परीक्षा होने वाली है, एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई को। उसमें दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे हम टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स की। टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स में आपका एक टॉपिक है इंडेक्स नंबर। क्या है दोस्तों? इंडेक्स नंबर जो है ये टॉपिक आपका दिया गया है, इसमें आपको पूछना है। और इंडेक्स नंबर में से आज हम उसकी मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस और कंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या है, प्रीमियर करवाया जाएगा। ठीक है, प्रीमियर करवाया जाएगा और प्रीमियर के बाद ये जो वीडियो है आपका पेड क्लासेस में चला जाएगा। तो आपके पास ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मौका है इसको फ्री पढ़ने का। इसके बाद आप जो है 599 रुपीज़ जो है दे करके इसको परचेज कर सकते हैं। पूरा कोर्सेस आपको प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर निर्देशांक अथवा सूचकांक किसको कहते हैं? निर्देशांक अथवा सूचकांक। निर्देशांक अथवा सूचकांक को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, जिसको आपको पूछा जाना है। तो सबसे पहले इसकी जो है मीनिंग एंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जो आपसे पूछा जाएगा। मीनिंग्स एंड डेफिनेशन यानी कि इंडेक्स की जो मीनिंग्स है वो क्या है, परिभाषा क्या इसकी हो सकती है। तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम समझेंगे इंडेक्स या सूचकांक, इसमें से दो समयावधि समझ लीजिएगा। मान लीजिए दो समयावधि का मतलब है, जैसे मान लीजिए 2011 दिया गया है और अभी मान लीजिए 2021 है। तो इसमें से ये हो जाएगा कि मान लीजिए हम जैसे 2011 में जो कोई वस्तु का मूल्य था उसकी तुलना हम आज के मूल्य से करेंगे। जो कंपैरिजन होता है, इसका परसेंटेज कितना परसेंटेज इसमें बढ़ोतरी हुई है, कितना परसेंटेज कमी हुई है, इसका अध्ययन कहलाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। किसमें कह रहा है कि दो समयावधि में अथवा दो स्थानों में किसी तथ्य का मतलब जैसे कीमत, मात्रा, उत्पादन आदि में हुए परिवर्तन की सापेक्ष माप है। याद रखिएगा, निर्देशांक या सूचकांक क्या है? दो समयावधि या दो स्थान में से किसी तथ्य जैसे कीमत, मात्रा, उत्पादन में हुए परिवर्तन की सापेक्ष माप को हम निर्देशांक या सूचकांक कहते हैं। उदाहरण हम यहाँ पर लेंगे। जैसे मान लीजिए एक कथन है कि महंगाई बढ़ गई है। हमने एक कथन क्या लिया कि हमारी क्या हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। तो रुपए का मूल्य क्या हो गया है, घट गया है। औद्योगिक क्रिया में शिथिलता आ गई है, या फिर क्या है, औद्योगिक क्रिया में शिथिलता आ गई है आदि किसी तुलनात्मक आधार पर ही कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा महंगाई बढ़ गई है या रुपए का मूल्य घट गया है पहले की तुलना में, है ना। तो औद्योगिक क्रिया में शिथिलता आ गई, यानी कि पहले जो है शिथिलता नहीं थी औद्योगिक क्रिया में, अब शिथिलता आ गई। तो ये जो तथ्य होते हैं तुलनात्मक आधार पर ये कहे जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी पूर्व समय की तुलना में आज महंगाई क्या हो गई है, अधिक हो गई है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक वस्तु महंगी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि माना कि भारत में 1991 में गेहूं का जो भाव है वो 400 रुपये प्रति क्विंटल था। और 1992 में जो है गेहूं का भाव कितना हो गया, 450 हो जाएगा। तो 450 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए तो 1991 की तुलना में 1992 में गेहूं का जो भाव होगा उसको क्या करेंगे, जो बाद वाला मूल्य है उसको ऊपर रखेंगे और पहले वाला मूल्य को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये जो 12.5% आया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% जो है कि क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है गेहूं के भाव में। इस प्रकार के तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्राप्त प्रतिशतों को ही निर्देशांक या सूचकांक या इंडेक्स नंबर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। इंडेक्स नंबर क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, इसका हमने आपको अर्थ बताया। इसको अच्छे से समझ लेना आपको। चलिए यहाँ पर कुछ जो है परिभाषाएं दी गई हैं, कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, उनको हम परिभाषा यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है क्रॉस्टन एवं काउडेन की। देखिए, क्रॉस्टन और काउडेन ने कहा है कि सूचकांक संबंधी चरों या तथ्यों के परिमाण में होने वाले अंतरों के मापन की युक्तियां हैं। ठीक है,
काउडेन और क्रॉस्टन ने क्या कहा है कि सूचकांक संबंधी चरों या तथ्यों के परिमाण में होने वाले अंतरों के मापन की युक्तियां हैं। मान लीजिए जैसे पहले ये तथ्य कोई था और अभी ये तथ्य है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, इसका जो मापन किया जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? सूचकांक कहेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बेसल, ठीक है। बेसल, विलेट तथा साइमन, इन तीनों ने क्या किया था? एक अपनी परिभाषा बनाई। तो इन्होंने क्या कहा? सूचकांक एक विशेष प्रकार का माप है, ठीक है भाई। माप तो हम करते हैं जो समय समय अथवा स्थान के सापेक्ष परिवर्तनों की माप करता है। मान लीजिए कोई हमें क्या है, कोई वस्तु है, उसका जो स्थान मतलब वैल्यू है या मूल्य है, मान लीजिए कानपुर में क्या है, कानपुर में कुछ और है और लखनऊ में कुछ और है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की यदि हम जो तुलना करेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका इंडेक्स नंबर कहलाएगा, यानी कि सूचकांक कहलाएगा। क्लियर है? चलिए ओके, बढ़ते हैं अगले परिभाषा की ओर। यहाँ पर एम ब्लेयर ने कहा है कि सूचकांक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। क्या होते हैं? सूचकांक विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं। और एच सेक्राइस्ट ने भी यहाँ पर कहा है कि सूचकांक अंकों की एक श्रेणी है जिसके द्वारा किसी तथ्य के परिमाण में होने वाले परिवर्तनों का समय अथवा स्थान के आधार पर मापन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? और यहाँ पर मरे स्पाइगल ने भी कहा है कि निर्देशांक एक ऐसा सांख्यिकीय माप है, समझिएगा ध्यान से, निर्देशांक एक ऐसा सांख्यिकीय माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति या किसी अन्य विशेषता के आधार पर चल मूल्य या संबंधित चल मूल्यों के संबंध में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और एक परिभाषा और हम ले लेते हैं यहाँ पे एच.एल. बाउले के अनुसार। देखिए बाउले की जो परिभाषाएं हैं बहुत आपको पूछी जाती हैं एग्जामिनेशंस में, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि एच.एल. बाउले ने सूचकांक की जो परिभाषा है वो क्या दी गई है। तो ए.एल. बाउले के अनुसार जो है उन्होंने कहा कि सूचकांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जो अपने उच्चावचनों एवं झुकाव के द्वारा उस परिमाण के परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है जिससे वह संबंधित है। ठीक है, एक बार और पढ़ेंगे इसको। सूचकांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जो अपने उच्चावचनों एवं झुकाव के द्वारा उस परिमाण के परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है जिससे वो संबंधित है। मान लीजिए किसी वस्तु का जो तथ्य है या क्वालिटी है या उसकी रेंज है या उसका रेट है, ठीक है, तो उसमें जो झुकाव होगा या उच्चावचन होगा, मतलब एक ग्राफ यदि ग्राफिकल हम स्टडी करें तो ये क्या होगा, उसको प्रदर्शित करती है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, ये सूचकांक कहलाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे सूचकांकों का महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ओके, तो इम्पोर्टेंस यानी कि सूचकांकों का महत्व हम यहाँ पर लेते हैं। इसमें देखिए सूचकांकों के प्रमुख उद्देश्य यानी फंक्शंस एवं उपयोग यूसेज निम्न प्रकार के हैं। यानी कि इम्पोर्टेंस हमको पढ़नी है तो हमको इनके फंक्शंस और यूसेज जो हैं इनको पढ़ना पड़ेगा और उनका महत्व यानी इम्पोर्टेंस आपका दृष्टिगोचर हो जाएगा। पहला जो है आपका इसमें कह रहा है जटिल तथ्यों को सरल बनाना। ठीक है, पहला जो इसका इम्पोर्टेंस है क्या है, जटिल तथ्यों को सरल बनाना है। तो जिन तथ्यों के परिवर्तन का मापन प्रत्यक्ष या निरपेक्ष रूप से नहीं हो सकता है, समझिएगा ध्यान से, जिन तथ्यों के परिवर्तन का मापन प्रत्यक्ष या निरपेक्ष रूप से नहीं हो सकता है, सूचकांक उनको मापने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग, यातायात आदि की प्रगति का जो विश्लेषण होगा वो किसके माध्यम से किया जाएगा, मतलब ये आसान नहीं होता, लेकिन इसको आसान कौन बना देगा, आसान बनाएगा आपका सूचकांक यानी कि इंडेक्स नंबर्स। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत से भावात्मक यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट्स होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट तथ्यों को, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स को इन्हीं की सहायता से ठोस रूप दिया जाता है और वे जन सामान्य के सम्मुख सरल व समझने योग्य हो पाते हैं दोस्तों। तो चलिए पहला इंपॉर्टेंस हो गया जटिल तथ्यों को सरल बनाना। दूसरा है आपका
चलिए दूसरा है आपका तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाना। ठीक है, तुलनात्मक जैसे किसी की तुलना करते हैं, कोई वस्तु हो या वस्तु का मूल्य हो या अदर्स फैक्ट्स हों, उनका यदि तुलना करना है तो उनको तुलनात्मक अध्ययन को संभव बनाया जा सकता है इंडेक्स नंबर के माध्यम से। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दोस्तों, सूचकांक की सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इनकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है। इसका कारण यह है कि वे सापेक्षिक रूप में परिवर्तन को प्रकट करते हैं। ये क्यों यहाँ पर इम्पोर्टेंस है इसकी, कि ये सापेक्षिक रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रकट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखिए मुद्रा की क्रय शक्ति का माप, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है इसका, मुद्रा की क्रय शक्ति का माप। देखिए सूचकांक की सहायता से मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तनों को मापा जा सकता है, इसकी इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। इन्हीं की सहायता से मुद्रास्फीति या विस्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो एक इम्पोर्टेंस ये हो गई, इनको आपको याद करते जाना है। और 4th नंबर है आपका राष्ट्रीय आय के परिवर्तन का अनुमान लगाना। देखिए इंडेक्स नंबर से हम राष्ट्रीय आय में जो क्या परिवर्तन हुआ है इसका भी अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। सूचकांक की सहायता से वास्तविक आय यानी कि जो रियल इनकम है उसको ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि आय में परिवर्तनों या इसी प्रकार के अन्य तथ्यों के परिवर्तन के निर्वचन करने का उपयोगी ढंग उनको क्रय शक्ति में बदलकर हो जाता है। सूचकांकों की सहायता से वास्तविक राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है और इनके आधार पर योजनाएं बनाई जाती हैं। 5th में हम पढ़ेंगे कि सामान्य मूल्यों में परिवर्तनों का अध्ययन संभव बनाना। ठीक है, इसका 5th जो इम्पोर्टेंस है इसका क्या है, मूल सूचकांकों की सहायता से सामान्य मूल्यों के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इनके आधार पर व्यवसायी एवं उपभोक्ता अपनी क्रियाओं को संचालित करते हैं तथा उनके इस कार्य से मूल्य में स्थिरता आ जाती है। अब अगला जो है आपका 6 नंबर का इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 6 नंबर का इम्पोर्टेंस है कि जीवन स्तर परिवर्तन का ज्ञान हो जाता है। इससे सूचकांक व्यक्तियों के जीवन स्तर का भी अध्ययन करते हैं। 7 है आपका कि भावी आर्थिक प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं। सूचकांक भूतकाल के संदर्भ में केवल वर्तमान की व्याख्या नहीं करते, बल्कि इनके आधार पर भविष्य के बारे में भी महत्वपूर्ण पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इच्छित परिणाम पर पहुंचने के लिए वर्तमान क्रियाओं को नियंत्रित व संचालित भी किया जा सकता है। 8वां इनका आर्थिक नीतियां, वेतन, महंगाई भत्ता आदि निश्चित करना। निर्माण में इसके क्या होता है, सहायक होता है। सूचकांकों का एक महत्वपूर्ण उपयोग आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार न्यूनतम मजदूरी, महंगाई भत्ता आदि को निश्चित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सरकार द्वारा आवश्यक नियंत्रण भी इसी के माध्यम से संभव हो सकता है। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के परिवर्तनों को जानकर सरकार उन पर आवश्यक नियंत्रण रख सकती है। उदाहरण के लिए यदि सामान्य मूल्य बढ़ रहे हैं तो सरकार अनेक विधियों से उन्हें रोकने का प्रयास करेगी, और यदि घट रहे हैं तो उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेगी ताकि उनमें स्थिरता बनी रहे। सरकार सूचकांकों की सहायता से ही निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार, व्यापार, कीमत स्तर, उपभोग आदि क्रियाओं से संबंधित उचित नीतियों का निर्धारण करती है। 10 पॉइंट है इसका सार्वभौमिक उपयोगिता, यानी कि बहुत सारी उपयोगिताएं भी हैं सभी जगह। वर्तमान युग में जन सामान्य को अनेक प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन्हीं के आधार पर बीमा कंपनियां प्रब्याज की दर निश्चित करती है, बैंक ब्याज की दर निश्चित करते हैं, रेलवे अपने भाड़े की दर निश्चित करती है। उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग सूचकांकों की सहायता से कीमत स्तर में परिवर्तन के अनुसार ही अपने उत्पादन तथा व्यापार की योजनाएं तैयार करते हैं। आयातकर्ता, निर्यातकर्ता तथा अन्य प्रकार के व्यवसायी इन्हीं के आधार पर अपनी नीति निश्चित करते हैं और अपने कार्य को संचालित व नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आज के नियोजन के युग में विभिन्न प्रकार के सूचकांक योजना के आधार
व प्राण हैं। याद रखिएगा, आज के नियोजन के युग में जो है विभिन्न प्रकार के जो सूचकांक होते हैं एक किसी भी योजना का आधार और उसके प्राण यानी कि आत्मा होते हैं। औद्योगिक तथा कृषि संबंधी उत्पादन की जानकारी के आधार पर औद्योगिक और कृषि विकास संबंधी नीतियां निर्धारित भी की जाती हैं। अब आगे हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों कि उत्पादन जो है, उत्पादन, मांग पूर्ति, मूल्य, मजदूरी, आयात निर्यात के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सूचकांकों के द्वारा ही प्राप्त होती है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व आर्थिक नियोजन संबंधी रूपरेखा निर्धारित करने में सूचकांकों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार वायु मापक यंत्रों द्वारा वायु के दबाव व मौसम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसी प्रकार सूचकांक भी आर्थिक परिस्थितियों के अध्ययन में सहायक होता है। निर्देशांकों की उपयुक्त सार्वभौमिक महत्व एवं उपयोगिता के आधार पर उन्हें आर्थिक वायु मापक यंत्र या आर्थिक विकास के सूचक कहना उचित है। याद रखिएगा, निर्देशांकों के उपयुक्त मतलब ये जो सार्वभौमिक महत्व है, उपयोगिता है, इसके आधार पर इनको क्या कहा जा सकता है, आर्थिक वायु मापक यंत्र कहा जा सकता है, अर्थात इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जा सकता है। तो व्यावसायिक समृद्धि या अवसाद का अस्तित्व एवं परिमाण का मापक सूचकांकों की सहायता से सरलता पूर्वक हो जाता है। यहाँ पर ब्लेयर के अनुसार सूचकांक व्यवसाय पथ पर चिन्ह और पद प्रदर्शन स्तंभ हैं जो व्यवसायी को अपनी क्रियाओं के संचालन या प्रबंध का ढंग बताते हैं। सच्चे अर्थों में सूचकांक की सार्वभौमिक उपयोगिता है। विदेशी व्यापार संबंधी जानकारी भी सूचकांकों की सहायता से उपलब्ध हो जाती है। राजनीतिज्ञों को देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता रहता है और ये सरकार को आर्थिक नीतियों की आलोचना तथा आर्थिक सुधार के सुझाव प्रस्तुत करने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस की, यानी कि जो मुख्य समस्याएं हैं निर्देशांकों की रचना में, जो मुख्य समस्याएं होती हैं उनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल कंस्ट्रक्शन इंडेक्स नंबर, यानी कि निर्देशांकों की रचना के समय ध्यान देने योग्य बातें क्या है, इन पर हमको थोड़ा सा प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, निर्देशांकों की रचना में निम्न समस्याओं का समाधान आवश्यक है, इनका समाधान होना ज़रूरी है। पहले जो है आपका निर्देशांक का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए कि जो निर्देशांक का आप उसकी रचना कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर है आपका कि आधार काल का चुनाव, यानी कि सिलेक्शन ऑफ द बेस पीरियड, या किस बेस, जो बेस है आपका वो पीरियड्स का सिलेक्शन आपको चुन करके करना है, या जिसका आप स्टडी कर रहे हो वो उसका जो बेस पीरियड है वो क्या है, इस पर आपको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद में थर्ड है आपका वस्तुओं का चुनाव, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द कमोडिटीज़। तो वस्तुओं का चुनाव भी आपको अच्छे से करना है। इसमें से देखिए मुख्य बातें आपको ये ध्यान देनी पड़ती हैं कि वस्तुओं की संख्या का निर्धारण आपको करना है, कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जाएं या कौन सी नहीं की जाएं, वस्तुओं का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कमोडिटी, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। फोर्थ है पॉइंट है आपका वस्तुओं की कीमतों का चुनाव किस प्रकार से करना चाहिए, भार देने का ढंग क्या है, सिस्टम ऑफ वेटिंग हो जाएगा। माध्य का चुनाव आपको करना है, जैसे सिलेक्शन ऑफ द एवरेज। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका पॉइंट्स है वो है निर्देशांक का उद्देश्य, ठीक है। तो निर्देशांक का उद्देश्य हम समझते हैं, आपको किस प्रकार से समझना है इसको। निर्देशांक की रचना करने से पूर्व इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है कि उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि प्रत्येक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कीमत निर्देशांक बनाए जाते हैं। जैसे मुद्रा की क्रय शक्ति में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए थोक कीमत निर्देशांक का निर्माण किया जाता है, और मुद्रा के मूल परिवर्तन का उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव होगा यह देखने के लिए फुटकर कीमतों का निर्देशांक अर्थात जीवन निर्वाह निर्देशांक का निर्माण करना होगा। निर्देशांकों की रचना के समय ध्यान देने वाली बातों पर निर्देशांक के प्रकार व उद्देश्य के अनुसार विचार किया जाना आवश्यक होता है। इसके बाद सामान्य मूल्य स्तर जनरल प्राइस, यानी कि निर्देशांक की रचना में यह निश्चित होना चाहिए कि वह संपूर्ण देश के लिए
या किसी राज्य के लिए या किसी भूभाग के लिए हो। तो ये हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अगला पॉइंट, आधार काल का चुनाव, यानी कि जो आपका आधार काल है जिस पर आप इंडेक्स नंबर क्रिएट कर रहे हैं, उसकी जो रचना है उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। इसमें हम पढ़ेंगे यहाँ पर निर्देशांक बनाने के लिए सबसे पहले उस वर्ष का चुनाव करना पड़ता है जिसकी कीमतों से परिवर्तन वर्ष की कीमतों की तुलना करनी है। मान लीजिए जैसे अभी 2021 की कीमत जो भी चल रही है और इसकी तुलना किससे करनी है, 2020 से करनी है या 2019 से करनी है, यानी कि ये जो है आपका काल निर्धारण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए इस वर्ष को ही हम क्या करते हैं, आधार वर्ष या बेस ईयर कहते हैं, ठीक है। यानी जिस वर्ष से हमको तुलना करनी है उसको क्या कहेंगे, बेस ईयर कहेंगे, तथा वर्तमान वर्ष को चालू वर्ष कहेंगे, यानी कि करंट ईयर कहेंगे। आधार वर्ष एक सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें सामान्य कीमत स्तर ना तो बहुत अधिक रहा हो और ना ही बहुत कम हो, यानी कि एवरेज होना चाहिए। पहले हमको क्या एवरेज निकालना पड़ेगा। आधार वर्ष बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए तथा उससे संबंधित समस्त सूचनाएं उपलब्ध भी आपके पास होनी चाहिए। यदि आधार वर्ष असमान होगा तो जिस वर्ष से हम आधार वर्ष की कीमत स्तर की तुलना करना चाहते हैं उससे तुलनात्मक परिणाम सही ज्ञात नहीं होंगे। आधार देखिए 3 प्रकार से लिए जाते हैं। पहला, एक ही वर्ष को आधार मानना चाहिए। दूसरा है 2 या 2 से अधिक वर्षों के औसत मूल्यों को आधार बनाया जा सकता है। नंबर तीसरा है श्रृंखला आप आधार बना सकते हैं। और 1 और 2 यानी कि एक ही वर्ष और 2 या 2 से अधिक वर्षों के औसत मूल्य को स्थिर आधार कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को यदि ले लिया जाए फर्स्ट और सेकेंड को, इनको क्या कहते हैं, स्थिर आधार हम कहा जाएगा। अब बात करते हैं देखिए वस्तुओं का चुनाव, ठीक है। वस्तुओं का चुनाव आपको किस प्रकार से करना है, क्योंकि निर्देशांक बनाते समय देश में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल नहीं किया जा सकता, अतः वस्तुओं का चुनाव करना आवश्यक है। वस्तुओं के चुनाव में 2 बातें आपको ध्यान देना है। पहली बात क्या है, वस्तुओं की संख्या। तो वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं व सेवाओं की संख्या का निर्धारण प्राप्त समय, प्राप्त धन, निश्चित किया हुआ शुद्धता का स्तर, समस्या से संबंधित विशेष परिस्थितियां आदि के आधार पर किया जाता है। ये वस्तुओं की संख्या किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी और कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जाएंगी, ये कैसे निर्धारित होगा कि ऐसी वस्तुओं का व सेवाओं को चुन लिया जाता है जो अन्य सब वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कर दें। ये वस्तुएं या सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जिनका अधिक से अधिक व्यक्ति प्रयोग करते हैं, अर्थात लोकप्रिय हों, उनके गुण प्रमाणित व समान हों तथा वे पहचाने जाने योग्य भी होना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका वस्तुओं की कीमत का चुनाव। वस्तुओं की कीमत का चुनाव आप किस प्रकार से करेंगे, तो समझिए यहाँ पर है वस्तुओं का चयन करने के पश्चात ये समस्या आती है कि उनसे संबंधित कीमत जो है कैसे और कहाँ से प्राप्त की जाए। मंडियों, दुकानों, सरकार तथा व्यापारिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं से उचित आंकड़ों का संकलन कर लिया जाता है और थोक मूल्य निर्देशांक के लिए थोक मूल्य लिए जाते हैं। वस्तुओं का मूल्य द्रव्य मूल्य के रूप में जैसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, परिमाण मूल्य में जैसे क्वांटिटी प्राइस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको दोस्तों हम संक्षेप में कह सकते हैं कि संक्षेप में मूल्य उद्धरण में निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। मूल्य का प्रकार, मूल्य व्यक्त करने का रूप, मूल्य प्राप्त करने का स्थान, मूल्य प्राप्त करने के साधन और मूल्य प्राप्त करने की आवृत्ति क्या है, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। वस्तुओं की कीमतों को बाजारों, मंडियों, सरकार तथा व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं से प्राप्त किया जाता है। कभी कभी निर्देशांक में प्रयुक्त वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी आवश्यक हो जाता है, विशेषतः जबकि वस्तुओं की संख्या अधिक हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए ए, बी और सी, इस प्रकार से यहाँ पर वर्गीकरण कर सकते हैं एक ही वस्तुओं का उसके क्वालिटी और मूल्य के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला पॉइंट है आपका भार देने का ढंग, यानी कि सिस्टम ऑफ वेटिंग। विभिन्न वस्तुओं को उनकी महत्ता के संबंध में महत्व देने के लिए भारों का प्रयोग किया जाता है। निर्देशांक की रचना करने से पहले विभिन्न वस्तुओं का भार निश्चित करने का आधार निश्चित किया जाता है और फिर उन वस्तुओं के भार निश्चित किए जाते हैं। देखिए भार जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष भार और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष भार, यानी कि एक्सप्लिसिट वेट।
प्रत्यक्ष भार उन्हें कहा जाता है जो वस्तु के महत्व को स्पष्ट करने वाले किसी तथ्य जैसे उत्पादन, उपभोग या बिक्री की मात्रा या उसके मूल्य के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। समान निर्देशांक में उत्पादन की मात्रा को भार का आधार माना जाता है। आर्थिक सलाहकार के थोक मूल्य निर्देशांक को विभिन्न वस्तुओं के बाजार में उपलब्ध उत्पादन व आयात के कुछ अनुमानित मूल्य के अनुपात में भारांकित किया जाता है। नंबर सेकंड है आपका अप्रत्यक्ष भार। जब किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों को निर्देशांक रचना में सम्मिलित करते हैं तो उस वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप में से भारित करना कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, जब किसी वस्तु की विभिन्न किस्मों को निर्देशांक रचना में सम्मिलित करते हैं तो उस वस्तु को अप्रत्यक्ष रूप से भारित करना कहते हैं। और स्थिरता की दृष्टि से भी भार दो प्रकार का होता है, स्थायी तथा परिवर्तनशील यानी कि अस्थायी। और इसका 6 से आपका माध्य का चुनाव आपको कैसे करना है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है तो निर्देशांक बनाते समय एक प्रमुख समस्या औसत या माध्य निकालने की भी है। यहाँ यह निर्णय लेना पड़ता है कि समांतर माध्य, भूयिष्ठिक माध्यिका, गुणोत्तर माध्य आदि में से कौन सा लिया जाए। भूयिष्ठिक का मतलब होता है दोस्तों कॉमन, ठीक है, क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोस्तों ये थे आपका इंडेक्स नंबर का जो हमने यहाँ पर मीनिंग्स पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी, कंस्ट्रक्शंस पढ़े। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर इस चीज़ आगे जो है इनका कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है कैलकुलेशन करेंगे। और इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस भी करेंगे, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चंस भी करना है। और क्वेश्चंस के साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर के आएंगे। और पिछली परीक्षाओं में यानी पहले जो है प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनका भी अध्ययन करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो आपका वीडियो है पहले प्रीमियर होगा, आपको फ्री मिलेगा। जैसे प्रीमियर ख़त्म होगा ये वीडियो जो है पेड क्लासेस में चला जाएगा। तो आप जो है 599 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज़ को, जो UPSSC ASO के लिए स्टैटिकल ऑफिसर के लिए स्पेशल है। आप 599 रुपीज़ या 799 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों का। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिन्होंने भी ASO एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।